नमस्कार। आज हम म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में टैक्स हार्वेस्टिंग पर बात करेंगे। तो टैक्स हार्वेस्टिंग क्या है वो समझने से पहले हम बड़े ही संक्षिप्त में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, यहाँ पर हम डेट म्यूचुअल फंड या गोल्ड म्यूचुअल फंड या किसी भी और म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो पैसा इक्विटी शेयर्स पे लगाते हैं म्यूचुअल फंड, तो उन पर टैक्स लगता कैसे है। तो ये समझने के लिए आपको सबसे पहले संक्षिप्त में फिनेंशियल ईयर क्या होता है उसका एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। भारत में फिनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल और खत्म होता है 31 मार्च को। अब चलिए ये एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि आपने 1 जुलाई 2024 को इक्विटी म्यूचुअल फंड कोई भी हो उसमें 10 लाख रुपए लगाए। 1 लाख 2024 को आपने 10 लाख रुपए लगाए और आपने उस पैसे को 31 मार्च 2025 या उससे पहले जो है विड्रॉ कर लिया। अब मान लेते हैं कि आपका 10 लाख का 11 लाख हो गया था और आपने उसको अगले वित्त वर्ष, अगले फिनेंशियल ईयर से पहले ही, क्योंकि अगला फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 को, तो आपने उससे पहले ही उसको विड्रॉ कर लिया। और हम मान लेते हैं कि आपका 10 लाख जो था उसका 11 लाख रुपए वैल्यू उसकी हो गई। तो जो 1 लाख रुपए आपका हुआ वो इंटरेस्ट नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड पर इंटरेस्ट मिला। तो देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट नहीं होता है, ये सेविंग्स नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट में या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। तो प्रॉफिट को हम गेन भी कहेंगे। तो आपका जो 10 लाख से 11 लाख हो गया रुपया, तो वो 1 लाख रुपया जो है वो आपका गेन हुआ, कैपिटल गेन हुआ। और क्योंकि ये रुपया आपने उसी साल में निकाल लिया, उसी फिनेंशियल ईयर, उसी वित्त वर्ष में निकाल लिया है, 1 जुलाई 2024 को आपने पैसा लगाया था और 31 मार्च या उससे पहले आपने पैसा निकाल लिया, 31 मार्च 2024 या उससे पहले निकाल लिया। तो क्योंकि आपने उसी वित्त वर्ष में आपका लगाया हुआ प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर लगाया हुआ गेन दोनों निकाल लिए हैं, तो आप पर जो है वो 1 लाख रुपए जो है उस पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि वो 1 साल के अंदर आपने निकाल लिया है तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपने वो 10 लाख लगाया जो रुपया 1 जुलाई 2024 को, और आप उसको 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद उसका रिडम्पशन लेते हो, तो उस परिस्थिति में आपका जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो लॉन्ग टर्म, क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर आपने 1 साल, अब 1 साल यहाँ पर 1 जुलाई से 1 जुलाई नहीं लगेगा, वो फिनेंशियल ईयर लगेगा। तो रूल ये कहता है कि अगर आपने एक फिनेंशियल ईयर से ज़्यादा अगर आपने आपको इन्वेस्टेड रखा इक्विटी में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो आपके जो म्यूचुअल फंड है उसके जो गेन है, उसके प्रॉफिट है, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था वो 10% था, पर इस बजट से उसको 12.5% कर दिया गया है। तो अगर इसको हम उदाहरण से समझें, तो आपने 1 जुलाई 2024 को जो 10 लाख लगाया और 1 अप्रैल या उसके बाद 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद आपने मान लेते हैं कि आपने उसका 11,25,000 हो गया वैल्यू और वो पैसा निकाल लिया, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 1,25,000 तक टैक्स फ्री है। तो आप पर ये जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें आप पर 1 पैसे का भी टैक्स नहीं लगेगा। पर अगर इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाए, अगर आपने जो 10 लाख लगाया था उसका 11,30,000 हो गया, तो आप ये समझिए कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ओके, हम ये मान लेते कि आपने 1 साल के ज़्यादा, उसको 1 साल से ज़्यादा लगाया, माफ़ कीजिएगा 1 अप्रैल 2025 के बाद आपने उसको निकाला। और अगर आपका जो 10 लाख है वो 11,30,000 हो गया था और आपने सारा पैसा निकाल लिया, तो यहाँ पर टैक्स कितने पर लगेगा? तो यहाँ पर 1,25,000 का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो टैक्स फ्री है। तो 10 लाख से 11,25,000 तक का जो गेन है वो फ्री है। पर क्योंकि आपका पैसा जो गेन है, आपका कैपिटल गेन, वो 1,30,000 हो गया था, क्योंकि आपके पैसों की जो वैल्यू है वो 11,30,000 हो गई थी। तो आप पर अगर आप 1 साल से ज़्यादा रुकते हो तो जो 1,25,000 है वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो 1,30,000 मतलब 1,30,000 माइनस 1,25,000, 5,000 रुपये पर 12.5% के हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो देना है। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 1,25,000 तक या पहले 1 लाख तक जो फ्री था, उसके रीज़न ये है कि छोटे जो इन्वेस्टर है उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इतना बड़ी मुश्किल से होगा। अगर आप 10-15 लाख रुपए आपके इक्विटी में लगे हैं तो
कभी भी आप अगर पैसा निकालोगे तो चांसेस बहुत कम है कि आपका जो कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो बहुत ज़्यादा होगा। पर अगर आपका पोर्टफोलियो 50 लाख करोड़ में या उससे भी ज़्यादा है तो उस स्थिति में आप समझ सकते हो कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 5, 10, 15 लाख है तो काफ़ी मतलब आपका अमाउंट, फॉर एग्जांपल अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख है तो 10 लाख में से अगर हम 1,25,000 निकाल लें तो 8,75,000 पर 12.5% के हिसाब से वो लगेगा। तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो काफ़ी बढ़ गया है, और अगर आपने ठीक से प्लानिंग नहीं की तो जब आप ये पैसा निकालोगे तो उसमें से एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में जा सकता है। अब इससे बचने के रास्ते क्या है? देखिए, बचने का रास्ता मीन्स लीगली जो रास्ता है हम उसी की बात करते हैं। तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी यूज होती है जिसको बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। अब जो टैक्स हार्वेस्टिंग है वो बड़ा सिंपल सा मेथड है। जैसे कि आपने अभी जाना कि 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है गेन वो टैक्स फ्री है। तो आप क्या कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल आपने 1 जुलाई 2024 को 10 लाख लगाया और अगले साल फिनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद में वो फिनेंशियल ईयर एंड हो, मतलब कि 31 मार्च 2026 से पहले आपने जो है वो 10 लाख जो लगाया था उसका अगर 11,50,000 वैल्यू हो जाता है तो आप क्या करोगे? उसमें से 11,25,000 जो है वो निकाल दोगे, क्योंकि आपका 1,25,000 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो टैक्स फ्री है, तो आप पर एक भी टैक्स नहीं लगेगा। और आप क्या करोगे? साइमल्टेनियसली ही 11,25,000 उसी स्कीम में अपनी जेब से लगा दोगे। तो आपका जो एक तरीके से कंपाउंडिंग है वो भी हर्ट नहीं होगा, और एक तरफ आपने क्या किया, एक तरीके से आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और उसी प्रॉफिट को आपने फिर से लगा दिया। तो ये टैक्स हार्वेस्टिंग बोलते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग मैन्युअली भी कर सकते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, पर कुछ ऐप्स भी है जो आपको उसमें हेल्प करेंगे। वो पेड फीचर, वैल्यू एडेड फीचर रहता है उनका। तो अब सवाल यह है कि ये टैक्स हार्वेस्टिंग करना चाहिए कि नहीं। तो मेरी सलाह यह रहेगी कि हो सके वहाँ तक इन्वेस्टमेंट को टैक्स के साथ बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ना चाहिए, पर क्योंकि टैक्स बहुत बढ़ रहे हैं तो ये बात अब गलत साबित होगी। पहले ये कहा जाता था इक्विटी में कि अगर आप 5-10% टैक्स है तो देख सकते हो, मतलब आप उसको इग्नोर कर सकते हो, पर अब टैक्स धीरे धीरे बढ़ेगा ही ऐसा लग रहा है। फ्यूचर में भी ये जो है टैक्सेस बढ़ेंगे ही ऐसा लग रहा है। तो टैक्स हार्वेस्टिंग कोई गलत स्ट्रेटेजी नहीं है, पर आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। क्योंकि एक चीज़ आप समझ लो कि अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग करने जाते हो और अगर आपने री इन्वेस्ट नहीं किया और प्रॉफिट बुक कर लिया तो आपका जो कंपाउंडिंग है वो सफ़र हो सकता है। तो इसमें आपकी जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये भी है कि साइकोलॉजिकली अगर हम देखें बिहेवियरल फिनांस के दृष्टिकोण से, तो जब आप पैसा लगाते हो शेयर मार्केट में तो आपको, मैं आशा रखता हूँ कि कंपाउंडिंग का तो आइडिया होगा ही। तो जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ता है ना, आपने 10 लाख लगाया उसका 12 लाख 15 लाख होता है, तो एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है कि हम ज़्यादा इन्वेस्टेड रहे या ज़्यादा इन्वेस्ट करें और जितना लगाया है वो इन्वेस्टेड रखें। टैक्स हार्वेस्टिंग में हो सकता है कि आपके हाथ में पैसा आ जाए तो आप उसको स्पेंड कर दो, उससे जो है बड़ी चीज़ खरीद लो, कार खरीद लो या घर खरीद लो, या ऐसा हो सकता है कि आप उसको कहीं वेस्ट भी कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट का वेस्टेज भी हो सकता है। तो आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है कि नहीं, उसके ही बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि टैक्स हार्वेस्टिंग करना है कि नहीं। क्योंकि एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अल्टीमेटली इक्विटी एज एन एसेट क्लास इज द ओनली एसेट क्लास विच हैज शोन द एबिलिटी टू बीट द इन्फ्लेशन ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। मतलब आप दूसरा कोई भी एसेट क्लास ले लो इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट का पूरा अलग वीडियो बन सकता है, पर रियल एस्टेट में क्या है कि आपको लोकेशन ढूंढना आना चाहिए, आपको टाइमिंग सही से बैठना चाहिए, वो सब चीज़ें हैं। जबकि इक्विटी में अगर आप लॉन्ग टर्म पर इन्वेस्टेड हो सही तरीके से तो चांसेस है कि आप अच्छा रिटर्न बनाओगे। निफ्टी का और सेंसेक्स का जो एवरेज रिटर्न इंडिया में हिस्टोरिकली रहा है वो 12% के अराउंड तो रहा ही है। और अगर इकोनॉमी ग्रो भी करती है, इंडिया धीरे धीरे ग्रो भी करता है, तो इक्विटी के रिटर्न्स तो कम होंगे ही, ये तो हम सबको पता ही, बेसिक इकोनॉमिक्स का रूल है। पर फिर भी आप लॉन्ग टर्म में भी ऐसा लग रहा है कि आप 10%, अब ये फिक्स फिगर बोलना ठीक नहीं रहेगा, पर लग रहा है कि आप लॉन्ग टर्म में भी जो है एटलीस्ट एफडी आपको जितना रिटर्न देगी उससे तो आप 5-1%, 4-5% ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनाओगे। अलबत्त ये तो है ही कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है।
पर जनरली अगर लॉन्ग रन में आप इन्वेस्टेड हो तो फायदा रहता ही है, ठीक है। तो आपको अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट को टैक्स के साथ जोड़ना है कि नहीं, उसको अगर हम इस पूरे वीडियो को समराइज करें तो वो 2-3 बातों पर रहता है। टैक्स हार्वेस्टिंग करना है कि नहीं, वो 2-3 बातों पर डिपेंडेंट रहता है। नंबर 1, अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ज़्यादा है, 25-50 लाख या उससे ज़्यादा है, तो आपको टैक्स हार्वेस्टिंग का सोचना चाहिए। अगर आप 10-15 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर रहे हो टोटल, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, अगर आप डिसिप्लिन हो, दूसरा पॉइंट कि अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आपने टैक्स हार्वेस्टिंग के नाम पे प्रॉफिट बुक कर लिया और फिर वो आप री इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो आपका जो कंपाउंडिंग है वो चला जाएगा और हो सकता है आप वो पैसा अपने लॉन्ग टर्म जो गोल है उसकी जगह कहीं और लगा दो, तो उससे जो है एक्चुअली आपका आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। और अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग करना चाहती हो और आप खुद नहीं कर सकते, तो आप किसी भी पेड ऐप जो है उसका वैल्यू एडेड फीचर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा पर आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा, तो आप उस फीचर का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपका लाखों रुपए का टैक्स बचता है तो उस ऐप का आप वैल्यू एडेड फीचर का जो है मतलब फीस वगैरह वो दे सकते हो। पेड फीचर है तो उसमें कोई, मेरे हिसाब से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आपका पैसा जो है वो बच ही रहा है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि अगर ज़रूरत ना हो तो टैक्स हार्वेस्टिंग में पड़ने जैसा नहीं है, पर अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके या किसी ऐसे प्रोफेशनल ऐप की हेल्प लेके आप ये कर सकते हो। तो आशा है कि आज के वीडियो से आपको कुछ जो है म्यूचुअल फंड के जो टैक्सेशन है उसके बारे में पता चला होगा और उसको कैसे कम किया जा सकता है लॉजिकली और लीगली, उस पर भी कुछ प्रकाश मैंने डाला होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, नमस्कार।